बातचीत करेंगे और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अशोक कुमार जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अशोक जी। उनके साथ साथ मैं आपका जानकारी करा दूं, सुष्मिता जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कई जगहों पर गई हैं और काफी ज्यादा जानकारी रखती हैं कि इकाना स्टेडियम में किस तरह का आयोजन हो रहा है, किस प्रकार के जो परिणाम सामने आए हैं उसे लेकर भी काफी कुछ कहना चाहती हैं। तो शुरुआत में सुष्मिता जी आपसे करना चाहती हूँ। आप म्यूट हैं, म्यूट हैं। जी निधि जी। हाँ सुष्मिता जी, पहले तो बताएं, क्योंकि ऐतिहासिक शपथ ग्रहण है 25 मार्च को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से शपथ ग्रहण करने वाले हैं। ऐसे में अगर आप लोगों से बातचीत करती हैं तो क्या कुछ सामने निकल कर आता है? जैसा कि दीदी जी, ऐतिहासिक जो अभी तक का ऐतिहासिक रहा है, जीत रही है, क्योंकि दोबारा मुख्यमंत्री आए हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि लोगों में काफी उत्साह है, उनके कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है कि वो जिस तरह से जीते हैं और जिस तरह से इस बार का लग रहा था कि कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा, लेकिन इस बार जैसा कि उन्होंने जीत हासिल की है, उस हिसाब से लगता है कि जो मंत्रिमंडल है, वो मंत्रिमंडल को लेकर भी बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि 11 मंत्री आपको पता ही है हार चुके हैं। और कितना इनको जगह मिलेगी और क्या कैसे होगा, ये तो कल पता ही चल जाएगा। लेकिन कल का ऐतिहासिक जीत का शपथ लेंगे मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि इकाना में बहुत सारी तैयारियां हो रही है, अभी कुछ देर बाद हमारे सहयोगी क्षितिज जी बताएंगे वहां से कि कैसी तैयारियां चल रही है। और खास तौर से कल की तैयारियों की बात करें तो बहुत मुख्यमंत्री से लेकर अन्य राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर विपक्ष के लोग भी शायद शामिल होंगे, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर अखिलेश जी ने तो आमंत्रण कह दिया है कि आमंत्रण भेजा गया है। जी हाँ, हाँ। आमंत्रण भेजा गया है कई राज्यों के मुख्यमंत्री के पास, और इसीलिए हम्म, शायद ये भव्य आयोजन है भी। उसी के साथ साथ अशोक जी आपसे बात करना चाहूंगी कि, क्योंकि सवाल मेरा एक बार फिर से राय प्रतिक्रिया आपसे, कि एक बार फिर से जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर से शपथ ग्रहण करने वाले हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं आप? देखिए, जो पत्रकार सोच रहे हैं वो तो ठीक है, जो जनता सोच रही है उस पर हमें लगता है कि ज्यादा बहस करनी चाहिए। जी और सबसे मैं जिक्र करूंगा बीजेपी का। बीजेपी में बहुत जश्न का माहौल है, और जश्न का माहौल हो भी क्यों ना निधि जी, जी जश्न का बिल्कुल। माहौल इस बाबत होनी चाहिए कि एक लंबा सफर यूपी में एक मिथ रहा है कि यहाँ कोई भी सरकार बनी है तो दूसरे कार्यकाल में उसने रिपीट नहीं किया है। तो नंबर एक बिल्कुल। बात है कि योगी सरकार यहाँ पे रिपीट किया है, तो जश्न उसका होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो फ्री अनाज देने की एक बात मैं जिक्र कर रहा हूं, एक चीज का एक बड़ा मुद्दा रहा है चुनाव के दौर में, फ्री अनाज जिसको विपक्ष इग्नोर करता रहा, योगी जी उसको बड़ा अचीवमेंट बताते रहे, और वही कमाल कर गया कि मायावती साफ हो गई और बीजेपी दोबारा से प्रचंड जीत के साथ वो दोबारा सत्ता में आ गई। तो जीत का जश्न तो बनता ही है। तीसरी बिल्कुल। जो सबसे बड़ी बात है कि योगी जी ने अपनी नाव तो पार कर लिया है, लेकिन एक साल बाद फिर से सरगर्मियां बढ़ेंगी लोकसभा चुनाव की। जाहिर सी तौर पे बात है, लोग भी कहते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं कि दिल्ली का अगर रास्ता जाता है तो वो यूपी से होता हुआ जाता है। तो जश्न का माहौल सिर्फ योगी जी के लिए नहीं, दिल्ली में बैठे हुए जो बीजेपी के लोग हैं उनमें भी बहुत खासा नजर आ रहा है कि ये जो जीत है ये 2024 के लिए एक मजबूत नींव का काम करेगी। तो ये हम्म। जीत का जश्न तो सिर्फ ये लखनऊ तक ही सीमित नहीं रहेगा, मुझे लगता है पूरे यूपी में मनाया जा रहा है। मैं कानपुर बैठा हूँ, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, आसपास के जिलों में भी हम देख रहे हैं कि लोग बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स तमाम सारे जो प्रोमिनेंट एरिया है वहां पे लगा दिया है। तमाम सारे जो मंदिर हैं बड़े बड़े, वहां पे पूजा पाठ की भी तैयारी कर रहे हैं जो कार्यकर्ता हैं। तो एक भव्य जश्न मनाया जा रहा है, और थोड़ा धार्मिक तौर पर भी इसको मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुद्दा भी उसी तरीके से रहा कि विकास के साथ साथ धर्म और राष्ट्रवाद का मुद्दा भी बहुत प्रचंड तौर पर योगी जी के साथ रहा है। तो जश्न तो जी मनाया जा रहा है। जी। इस जश्न के बीच में एक सवाल भी पूछा जा रहा है, विपक्ष के लोग, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के लोग पूछ भी रहे हैं तंज के तौर पर योगी जी से कि योगी जी हम्म। 5 साल में आपने विकास की गंगा बहाई है, तो 5 सालों हम्म। में क्या कोई आपने ऐसी जगह भी बनाई है जहां आप शपथ ग्रहण भी कर सकते हैं? हम्म। तो इस तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। तो चुनौतियां तो होंगी, जश्न के बीच में चुनौतियां भी योगी जी के सामने होंगी। बिल्कुल।
बिल्कुल, चुनौतियाँ तो हैं ही और अभी शपथ ग्रहण नहीं की है और विपक्ष से लगातार सवाल, लगातार ट्वीट के ज़रिए, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा बयानबाज़ी अगर सुनते हैं तो ट्वीट के ज़रिए सुनते हैं। ऐसे में आज ही का मैं आपको खबर बताना चाहूँगी कि शायद आपको पता भी होगी कि अखिलेश यादव ने फिर से छुट्टा आवारा जो पशु हैं, जो समस्या लंबे समय से देख रहे थे, हम चुनावों के दौरान लंबे समय से देख रहे थे कि किसान बिल्कुल। उसको लेकर भारी समस्या देख रहे थे कि खेतों को जो है आवारा पशु जो है नुकसान पहुंचा रहे थे, उसको लेकर भी काफी हुआ। और उसके साथ साथ एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भाई होली तक हम सिलेंडर पहुंचा देंगे। तो इस पर जनता जो है सवाल पूछ रही है, भाई होली हो गई, अब तो शपथ ग्रहण की तैयारी हो गई है, सिलेंडर नहीं पहुंचा घर पर, क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल वो सिलेंडर में हो सकता है, चलिए उस बात को तो अभी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये होली और शपथ ग्रहण और जीत ये बहुत कम मार्जिन का समय रहा है, 2-4 दिन का रहा है। हाँ। मैनेजमेंट एक बड़ा मैनेजमेंट, बड़ा प्रदेश है, नहीं हो सकता। त्योहार तो आगे भी आएंगे, 2 महीने बाद भी आएंगे तमाम त्योहार। लेकिन जो जिक्र आपने आवारा पशुओं का किया, वाकई ये बड़ा मुद्दा रहा है, जिसपे बिल्कुल। योगी जी ने जो गौशालाओं, जो गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाया, जो तालियां बजी, उन्हीं तालियों ने तमाम सारे सवाल उठाए। चुनाव के ऐन वक्त पहले तमाम सारे जिलाधिकारियों को ये आदेश दिया गया कि अस्थाई गौशाला आप बनवाएं, अस्थाई गौशालाओं में कहीं इनका प्रबंध करें, सारे जानवरों को वहां भरें। मैं गया था, उन्नाव में गया था, हमने रायबरेली में मैंने देखा 10,000 जानवरों को एक ही जगह पे उनको बंद कर दिया गया, जहां न चारे की व्यवस्था थी, जहां न पानी की व्यवस्था थी। लेकिन हाँ, एक संदेश जरूर देने की कोशिश योगी सरकार ने किया कि नहीं, आपको जानवरों से हम निजात दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बड़ा मुद्दा तो है, लेकिन इन सबके पीछे एक सवाल भी उठ जाता है। सवाल ये उठ जाता है कि जब आपने गौशालाएं बनवाई, जब आपने कान्हा गौशालाएं बनवाई, उसके पीछे आपने तमाम सारी तालियां भी बजवाई, करोड़ों रुपए का बजट भी आपने पेश किया। अस्थाई गौशालाओं में आपके जानवर क्या कर रहे थे? आपके स्थायी जो बनाए गए हैं गौशाला, फिर ये तो आप मान लीजिए ना कि वहां पे भ्रष्टाचार हुआ है, फिर वो किस लिए है अगर आपको अस्थाई गौशालाएं बनाई गई? तो अभी वो मुद्दा तो जीवित है, गांव में अभी फिर फसल हो रही है, अभी आगे भी फसल होगी। तो इसके लिए तो योगी के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि क्या करेंगे। अब या तो फिर आप जो गौ माता मानते हैं, या तो आप हत्या वाला मामले को, आप अपने आदेश को आप वापस लीजिए, आप स्लाटर हाउस को दोबारा से उसी तरीके से फलने फूलने दीजिए, या फिर आप एक इंटैक्ट चीज बनाइए गौशाला के नाम पर, जहां पे आप एक बड़ा बजट बनाइए। और ट्रैकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर में वो पैसा जा कहाँ रहा है, ग्राम प्रधान खा रहा है कि वहां का विधायक खा रहा है, वहां पे जानवर क्यों नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि एक गौशाला में अगर 100 जानवरों की लिस्ट दी जाती है तो वहां रहते हैं 10, लेकिन 90 का चारा कौन खाता है? वहां के जो केयर टेकर हैं, वहां के ग्राम प्रधान हैं, वो वहां का चारा खा जाते हैं। लेकिन हाँ, सब खुश, क्योंकि वो उनके आदमी। तो ये बड़ा मुद्दा तो उनके लिए होगा, ये चुनौती बहुत बड़ी होगी यहाँ यूपी में इस बार। शपथ ग्रहण के साथ साथ चुनौतियों का भी ताज योगी जी यहाँ पर पहनेंगे। तमाम सारे ऐसे मुद्दे रहे जहां पे ये फ्लॉप हुए हैं पिछली बार। आपने देखा होगा कि जब एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था योगी जी ने, तमाम तालियां बजी थी, लोगों ने बड़ी प्रशंसा की थी, लेकिन हुआ क्या? आपके पास पुलिसिंग सिस्टम सही नहीं है, आपके पास क्वांटिटी पुलिस की है नहीं, आप मैदान में उन्हीं को भेज रहे हैं जो वहां पे महिला थाना में बैठी हुई महिलाएं हैं। अब महिला थाना छोड़ के वो रोड पे स्कूल के सामने है या किसी चौराहे पे लगी हुई है, वो फेल हो गया। गौशाला वाला मुद्दा इनका फेल हो गया। अभी तो इनपे देखना पड़ेगा इनको कि जो ये अपने काम करते हैं, जो इन्होंने आदेश जारी किए हैं, उसको प्रमुखता से उनको क्रियान्वित किया जाए, लागून्वित किया जाए, ताकि वो चीजें होती रहें और उस पर उंगलियां न उठने पाए। तो ये बड़ी चुनौतियां योगी जी के लिए तो होंगी। इसके अलावा भी मैं बता दूं कि कोरोना भी इसी बीच में दौर में गुजरा है, 2020-2021 में, और यूपी में लाशों का अंबार, अस्पतालों में लाशों का अंबार, ऑक्सीजन की भारी कमी। तो वहां पे आपको ये भी देखना होगा, अभी जो सुष्मिता जी जिक्र कर रही थी कि आपके 11 मंत्री हार गए, आपके 11 मंत्री हारे तो क्यों हारे? उनका कामकाज ठीक नहीं था। आपको सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था पे। तो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आपको कोई ऐसा मंत्री पद, किसी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को आपको देना पड़ेगा जो वाकई एक एग्जाम्पल सेट कर दे यूपी में कि नहीं, हाँ हम ये कर सकते हैं। जिस तरीके से दिल्ली की वाहवाही होती है जो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, तो यूपी में भी आपको एक माइलस्टोन सेट करना पड़ेगा। तो किसी ऐसे व्यक्ति को आपको देना पड़ेगा, ऐसे चेहरे को यूपी में देना पड़ेगा। आपके लिए सबसे बड़ी आपके लिए चुनौती होगी। दूसरी चुनौती शिक्षा को लेकर होगी। तो ये तमाम सारे ऐसे विभाग हैं जिन पर भी योगी जी को ध्यान देने की जरूरत होगी।
चूंकि आप तो अभी जीत गए हैं, आप 5 साल आपको कोई हिला नहीं पाएगा, लेकिन अगर आपकी कार्यशैली पे अगर सवाल उठेंगे तो जाहिर तौर पे बात है कि 2024 में मोदी जी के लिए रास्ते मुश्किल हो जाएंगे सुष्मिता जी, निधि जी। बिल्कुल, और रास्ते जो है मुश्किल हो भी जाएंगे, और जो चुनौती आती है सामने उसको सामने देखना पड़ेगा कि समस्या आखिर है क्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने हर 5 साल में ये परिणाम दिया है कि हाँ उन्हें बदलाव चाहिए। जो ये 37 साल बाद, ये 37 साल से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता हर बार अपना मुख्यमंत्री बदल लेती है, लेकिन इस बार भरोसा जताया तो चुनौतियां भी बड़ी होती हैं। मैं सुष्मिता जी की बात आना चाहूंगी। सुष्मिता जी, पहले बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे चुनाव का जो परिणाम है उसमें सबसे ज्यादा मेन मुद्दा जिससे जनता ने विश्वास किया है, जिस पर जनता ने भरोसा किया है बीजेपी पर, वो क्या रहा है? निधि जी, सबसे ज्यादा तो लोगों ने भरोसा किया है क्योंकि लोगों जैसे कि हम लोग गांव गए हैं, गांव में छोटे छोटे गांव में यही था कि फ्री राशन दे रहे हैं, योगी जी हमारे फ्री राशन दे रहे हैं। तो फ्री राशन का मुद्दा खास कर रहा है क्योंकि उन्होंने भरोसा जताया कि फ्री राशन और बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ मिल रहा है उन लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा योगी जी पे भरोसा उन्हीं लोगों ने दिखाया जिनको फ्री राशन का फायदा हो रहा है। बाकी शहरों की बात करें तो कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, जो 125 सीटों में उनको हार मिली है, और जीतने का तो आप देख ही रही हैं। बाकी और भी अहम मुद्दे इनके साथ ये भी है कि आप जब गांव में चले जाइए, आवारा पशुओं का, आवारा पशु भी काफी अहम मुद्दा है इस वक्त, अशोक जी ने सही कहा है। और दूसरी बात जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है, सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा योगी सरकार पर उम्मीदें रही हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं दिखाया भी है सुरक्षा होने की बात। महिलाओं का जो पहले की बात करें तो पहले इतनी सुरक्षित शायद ही कहीं महसूस की हो, मतलब करती होंगी महिलाएं, लेकिन अभी की जो बात करें तो अभी शायद उन लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत दोहराते हुए आए हैं वापस। अच्छा, भरोसे की बात जो है आपने की है, तो भरोसा तो निषाद पार्टी ने भी किया था। अशोक जी समझ रहे हैं, निषाद पार्टी ने भी किया था। और जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब गृह मंत्री अमित शाह आए थे, तो मैंने क्योंकि मैं ग्राउंड पर थी उस वक्त, मैंने अपनी आंखों देखा, हाल बता रही हूँ अशोक जी, कि बहुत विश्वास था कि रिजर्वेशन मिलेगा। निषाद समाज के जो लोग थे, जो उनको सपोर्ट कर रहे, जो समर्थक थे, जो अभ्यर्थी थे, जो युवा थे, जो रोजगार, बेरोजगारी, ये तमाम तरीके के मुद्दे थे, उसको लेकर बीजेपी पे भरोसा जता रहे थे कि हाँ उन्हें एक भारी मात्रा में आरक्षण मिल सकता है। तो उसे लेकर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो है असंतुष्टि रह गई है। क्या आप मानते हैं इस बात को? नहीं, बिल्कुल असंतुष्टि रह गई है। और देखिए, लोग तो दबी जुबान में ये बात बोल रहे हैं कि अगर आरक्षण की बात तो बीजेपी करना नहीं चाहती, बात सिर्फ योगी जी की नहीं है, बीजेपी ही आरक्षण की बात नहीं करना चाहती है। तो लोग तो ये कह रहे हैं ना कि अगर आप आरक्षण को मानते हैं और आरक्षण के पक्षधर हैं, तो फिर आप जो निजीकरण के पक्षधर आप कैसे हैं? अब आप निजीकरण की तरफ अगर आप जाएंगे तो जाहिर सी तौर पर बात है कि आप आरक्षण के विरोधी हैं। तो तमाम सारी कंपनियां हैं, तमाम सारे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, आप कानपुर आके देखिए, सब में लोगो लग गया है प्राइवेट कंपनीज का, तो सबको तो बेच दिया गया। अब आप भी जान रहे हैं कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो फिर आरक्षण का वहां पे क्या रह जाएगा? वहां तो ठेकेदारी प्रथा शुरू हो जाएगी। ठेकेदार को जिसका मन होगा उसको वहां पे अपॉइंट करेगा और उससे काम करवाएगा, मनमर्जी दामों पर करवाएगा, जितने घंटों तक वो करवाना चाहेगा करवाएगा, काम को करवाएगा। तो आरक्षण की तो बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो निषाद पार्टी का आपने जिक्र किया है, देखिए, कोई ना कोई तो निषादों को इकट्ठा करने के लिए निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद को तो करना ही पड़ेगा ना। वो अपने लोगों के बीच में अगर जाएंगे तो कोई ना कोई मुद्दा तो गिनवाएंगे ना कि किस मुद्दे पर हम आप लोगों की लड़ाई जाके लखनऊ में लड़ रहे हैं और क्यों हम बीजेपी का साथ दे रहे हैं। तो वो एक बात तो दिखाएंगे कि नहीं, हमारी बात जो है कि बीजेपी से हुई है, योगी जी से हुई है कि आरक्षण को हम लागू करेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाएंगे। उसी भरोसे के साथ वो मैदान पे उतरे थे। तो वो तो देखिए गिनाएंगे, हर पार्टी जाती है कोई ना कोई मुद्दा लेके जाती है कि इस बात को लेकर हम गए हैं, और जब उनको अलायंस तोड़ना होगा तो उसी मुद्दे को वो दिखाकर वो अपना अलायंस भी तोड़ेंगे। ऐसे तो भागेंगे नहीं वो। तो इस तरीके की बातें तो हैं। लेकिन हाँ जी, बताएं। बोलिए आप बोलिए कुछ कह रहे हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद तो पूरे सपोर्ट में है बीजेपी के, अभी तो दोस्ती बहुत गहरी है जी। काफी दोस्ती अच्छे। हाँ जी।
देखिए निधि जी, दोस्ती बहुत गहरी है। ये तो वही संजय निषाद है ना, जब गोरखपुर में गए थे अखिलेश यादव के साथ मिलकर, तो वहीं योगी जी की सीट पर हराने का काम किया था बीजेपी को। हम्म। तब तो वो बीजेपी को गरिया रहे थे ना, गाली दे रहे थे। उसके बाद वो बाहर आए तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को गाली दे रहे थे। आज उनको दिखने लगा कि नहीं, चलिए ठीक, हम योगी जी के साथ जाएं, सरकार बना लेंगे तो मंत्री बन जाएंगे। खैर ठीक, उनको बहुत फायदा मिला है। उनके बीजेपी के सहारे उनकी अपनी तमाम सारी सीटें भी हो गई, मंत्री पद भी मिलेगा। अब जो मुद्दा था, उस मुद्दे को कितना भुना पाते हैं ये पता नहीं है। फिलहाल वो हिलने वाले नहीं है संजय निषाद। 4 साल तक वो ऐसे ही चलते रहेंगे, बीच बीच में संघर्ष दिखाएंगे, और 4 सालों बाद अगर बीजेपी ने उनके आरक्षण के मुद्दे को पूरा किया तो ठीक, नहीं तो फिर ठीकरा उसी आरक्षण के मुद्दे पे फोड़ देंगे और फिर अपनी जमात पे जाएंगे, अपनी जात के लोगों के पास जाएंगे कि हमारा ये बात नहीं मानी बीजेपी ने, इसलिए हम साथ छोड़ रहे हैं। और फिर जो पार्टी फिर दिखाई पड़ेगी पूरे फुल फॉर्म में, उसके साथ फिर हो लेंगे डॉक्टर संजय निषाद। अशोक जी, एक बात और है, क्या संजय निषाद को कैबिनेट में जगह मिलेगी? देखिए, कैबिनेट में जगह मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि अलायंस में जो पार्टियां थी बीजेपी के साथ वो बहुत कम थी, और उनमें से डॉक्टर संजय निषाद थे, निषाद पार्टी थी। अब उनके कई विधायक भी जीत के आए हैं, तो देखिए बनता तो है कि कैबिनेट में निषाद, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे जो, अब मैं आपको सुष्मिता जी बता दूं, ये यूपी के लिए यहाँ पे नहीं होगी बात की कैबिनेट में कौन आएगा और स्वतंत्र प्रभार किसको मिलेगा। जो यहाँ बिसात बिछाई जाएगी वो दिल्ली की कुर्सी के लिए बिछाई जाएगी, 2024 के लिए बिछाई जाएगी। समीकरण उसी हिसाब से यहाँ पर फिट किए जाएंगे कि किस तरीके से जातीय समीकरण को यहाँ पे लामबंद किया जा सके और दिल्ली की कुर्सी आसान की जा सके। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि तमाम सारी सीटें, आपने अभी जिक्र किया कि बीजेपी हारी है पिछली बार से, 323 325 सीटें पिछली बार जीते थे और इस बार 240 में सिमट गए, है ना। तो इतनी सारी सीटें वो हारे हैं, तो जाहिर सी तौर बात उनके पास चुनौती है। और इस चुनौती को पूरा करने के लिए जातीय समीकरण, खासतौर पर ओबीसी, एससी एसटी, अब तो एससी एसटी को भी इनको पता चल गया है कि एससी एसटी जो मायावती की तरफ भागता था, वो छोटा तबका, वो तो बीजेपी की तरफ खुलेआम आ गया है, अनाज के सहारे ही सही। तो उसको भी अपने पाले में लाकर एक प्रचंड बहुमत के दिशा में उनको बढ़ने की वो कोशिश करेंगे 2024 के लिए। क्योंकि यहाँ तो अभी नाव पार हो गई है योगी जी की, लेकिन अब मोदी जी की तरफ देखना है। नाव पार में अशोक जी, नाव पार में गठबंधन का भी रोल रहा है, क्योंकि बीजेपी की हमेशा से स्ट्रैटेजी रही है कि छोटी छोटी पार्टियों को जो जोड़कर जो समीकरण बैठाते हैं वो अच्छी तरह से बैठ भी जाता है। तो जैसे कि अपना दल की बात कर लेते हैं, अगर अभी निषाद पार्टी की बात हुई तो अपना दल ने भी काफी जो है मेहनत की है और एक बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है इस जीत को लेकर। अपना दल में आप किस तरह से समीकरण देख रहे हैं, किस तरह की मंत्री मंडल को लेकर, किस तरह से पदों को लेकर अपना अपना दल जो है आगे बढ़ेगा? देखिए, अब अगर कंपेयर करेंगे निषाद पार्टी से, तो जाहिर सी तौर पर बात है कि एक पुराना अलायंस रहा है। 2013 से लेके अनुप्रिया पटेल इंटैक्ट रही हैं बीजेपी के साथ। उन्होंने 2014 भी उनके साथ लड़ा, 2017 भी लड़ा, 2019 भी लड़ा, 2022 भी उन्होंने साथ में लड़ा है। जबकि तमाम सारे जहां भी उनको विरोध करना था, आरक्षण का मुद्दा जो अभी हम बात कर रहे थे, सदन में अनुप्रिया पटेल ने आरक्षण का भी मुद्दा उठाया है, ठीक है, लेकिन उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा है। तो वो निषाद पार्टी से एक बड़ी पार्टी तो है। अब अनुप्रिया पटेल को किसी न किसी तरीके से तो बीजेपी ने अपने साथ रखा है, कैबिनेट में जगह दी है। लेकिन अनुप्रिया पटेल, मुझे लगता है कि जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था तब भी अनुप्रिया पटेल ने अपने पति आशीष पटेल के लिए भी मंत्री पद मांगा था, लेकिन उस समय बीजेपी ने नहीं दिया। लेकिन मुझे अब लगता है कि शायद वो उप मुख्यमंत्री के लिए भी अपने पति के लिए मांग कर सकती हैं, और मुझे लग रहा है कि ऐसा कि वो मांग भी कर रही होंगी कि आशीष पटेल को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्योंकि जो सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर अगर यूपी में है बीजेपी का, तो वो अपना दल ऐसी ही है आज के टाइम में। तो अनुप्रिया पटेल कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा उनको लगता होगा कि नहीं, पति को भी सेट कर दिया जाए, हम तो केंद्र में सेट ही हैं। केंद्र में सेट है और अब सेटिंग दूसरे की। अच्छा, चलिए एक और बात पे बात करते हैं कि अगर एक पत्रकार होने के नाते आप बीजेपी में उप मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो तो अब लगभग साफ ही है, बिल्कुल साफ है, और कल शपथ ग्रहण है तो ये पूरी तरह से सबके सामने है। लेकिन उप मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो काफी छुपा के समेट के रखा हुआ है। आप के दिमाग में ऐसा क्या बैठ रहा है कि कौन होगा अगला चेहरा? क्योंकि केशव मौर्य एक बड़ा चेहरा थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद छवि में कुछ फर्क तो पड़ा ही है। ऐसे में आप क्या देख रहे हो मुख्यमंत्री के? नहीं, बिल्कुल जाहिर तौर पर बात है। और लेकिन अगर हारने के बाद अगर केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो तमाम सारे वो लोग जो एक बड़े मार्जिन से जीते हैं,
जो अलग अलग तबके, वो तो संजय निषाद भी सवाल उठाएंगे, फिर वो पटेल समाज के लोग भी सवाल उठाएंगे कि अगर मौर्य जी हार कर भी उप मुख्यमंत्री दोबारा बन सकते हैं तो हम जीत कर भी इतनी सीटें लाकर भी क्यों नहीं बन सकते, वो सवाल भी उठेंगे। लेकिन बीजेपी के लिए कसमकस ये भी होगी कि अगर केशव प्रसाद मौर्य को अगर वो बाहर करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि जो मौर्य समाज है वो कहीं नाराजगी की तरफ चला जाए। क्योंकि 2022 में देखने को मिला ये जरूर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एंड कंपनी जो सपा की तरफ गई है तो मौर्य वोट काफी वोट वो बीजेपी से वो सपा की तरफ शिफ्ट हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब बीजेपी के लिए ये भी चुनौती होगी कि अगर केशव प्रसाद मौर्य को अगर कोई एक सम्मानजनक अगर जगह नहीं दी गई तो एक बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा मौर्य समाज में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। तो ये चुनौती जरूर होगी, लेकिन चुनौती भीतर भी होगी कि जो जीत कर आए हैं उनको मौका क्यों नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ स्वामी केशव प्रसाद मौर्य का जो मुद्दा है ना, ये काफी कसमकस कर देने वाला है बीजेपी के लिए। दूसरी बात यह है कि जो दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री थे उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं रहा है। बस ये है कि वो जाति समीकरण के हिसाब से वो बैठे रहे, ये सब ने देखा है। तो इस बार कुछ वाइब्रेंट चेहरे उनको लाने पड़ेंगे और बीजेपी में तो भरे पड़े हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों की वहां पर कमी है। तो मुझे लगता है कि उप मुख्यमंत्री के लिए तो केंद्र से जो AK शर्मा जी आए थे जिनको भेजा गया था, कम से कम इनको मंत्री ही बना दो, तो पिछले कार्यकाल में तो बनाया नहीं योगी जी ने। तो इस बार तो मुझे लगता है मानना पड़ेगा उनकी बात, तो AK शर्मा को इनको उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। और दूसरा जो उप मुख्यमंत्री होगा मुझे लगता है कि वो अपने किसी अलायंस चेहरे से बनाएंगे। हो सकता है अनुप्रिया पटेल भी इस बात के लिए अड़ जाए कि आशीष पटेल को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो मुझे लगता है कि आशीष पटेल भी उनमें से एक हो सकते हैं और AK शर्मा एक हो सकते हैं जो उप मुख्यमंत्री। इसके अलावा भी अगर लगेगा कि नहीं किसी और को भी साधना है तो शायद उसमें उप मुख्यमंत्री की इस बार संख्या बढ़ाई जा सकती है। वो 2 से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। निधि जी बिल्कुल, ऐसे सुनने में जो सुरसुराहट है उसमें सुनने में ये भी आया है कि 2 से 3 भी हो सकते हैं। सुष्मिता जी, अभी आपने एक बात कहा कि निधि, मैं एक बात पे रोकना चाहूंगी कि एक वीडियो है जो बना हुआ रखा हुआ है और मैं सोच रही हूँ मैं चला दूं क्योंकि काफी टाइम दर्शकों को दिखाना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ वापसी करने वाले योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाने के लिए भाजपा जुट गई है। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को यूपी के मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ लेंगे। इस बीच उनके दूसरे कार्यकाल के लिए एक नए नारे को बनाया गया है। राजधानी के एकान्या स्टेडियम में आयोजित किए जाने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही है। नया नारा है कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने को। बता दें कि भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण के लिए भव्य स्तर की तैयारी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह के करीब 50,000 अतिथि को निमंत्रण दिया गया है। हालांकि कार्यक्रम में 80,000 लोगों के आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तमाम भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को आमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में शामिल होंगे। विपक्षी दलों में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, बसपा से मायावती समेत तमाम दिग्गजों को आमंत्रण भी भेजा गया है। कार्यक्रम में सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी भी मौजूद रहेंगे। वहीं शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप देने के लिए एकान्या स्टेडियम और आसपास का इलाका फूलों से सजाया जा रहा है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 112 मुख्यालय से लेकर शपथ ग्रहण स्थल एकान्या स्टेडियम तक की पूरी सड़क को फूलों से सजा दिया है। इसके लिए पूरे रूट पर करीब 5,000 से ज्यादा छोटे बड़े गमलों में फूलों के पौधों को सजाया गया है। शहीद पथ को भी सजाया जा रहा है। भाजपा की ओर से अमित शाह को यूपी का पर्यवेक्षण बनाया गया है। वे 2 दिन पहले यानी 23 मार्च को ही लखनऊ पहुंच जाएंगे। भाजपा सूत्रों की माने तो 24 को केंद्रीय गृह मंत्री उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले विधायकों से मुलाकात करेंगे। ये विधायक दल की बैठक में भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान वे पार्टी की अगले 5 साल की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसी बैठक में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का औपचारिक चयन होगा। इसके बाद योगी अगले दिन यानी 25 मार्च को अपने दूसरे कार्यकाल का शपथ लेंगे।
वहीं योगी मंत्रिमंडल में जातीय समीकरणों के साथ विधायकों की उच्च शिक्षा और उनके प्रोफेशनल और प्रशासनिक अनुभव पर फोकस किया जाएगा। इस बार बीजेपी गठबंधन से 32 महिलाएं जीत कर आई हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। बीजेपी को गैर यादव पिछड़ों के अलावा दलितों और महिलाओं का वोट भी मिला हुआ है। बीएसपी के खिसके दलित वोटों ने बीजेपी को चुना है, इसलिए इस बार दलितों की मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी बढ़ सकती है। बिल्कुल, और तैयारियां एकदम भव्य चल रही हैं। 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह क्षितिज जी जुड़ गए हम लोग के साथ, जुड़ गए हमारे साथ। क्षितिज जी, नजारा बताएं पहले तो, क्या नजारा देख रहे हैं आप? यहाँ तो अभी मैं जब अंदर जाने की मैंने प्रयास किया तो सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत ही टाइट है, जिस कारण से अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी चीज मैंने यहाँ पे जो देखी है तो तमाम वर्कर जो वर्क कर रहे थे लगातार उन्हीं को अंदर जाने दिया जा रहा है। और दूसरी चीज यहाँ पे जो मुझे पता चला है वो पता चला कि यहाँ पे होली टाइम से ही लगातार यहाँ पे वर्क किए जा रहे थे। और अंदर जो जा करके मैंने जानकारी जो प्राप्त की है वहाँ पर VIP गेस्ट की अलग बैठने की सुविधा की गई है और दूसरी चीज जो आम लोग दूसरे आएंगे उनको भी आने की सुविधा की गई है। और इसके अलावा जो वहाँ पर जो पता चल रहा है, लगातार सूचना विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं नवनीत सहगल और इसके साथ अभिषेक प्रकाश जी लगातार यहाँ का पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। पूरे निरीक्षण में यहाँ पे सारे कार्य हो रहे हैं और कल के दिन जो बड़े चेहरे होंगे जो देखने वाले, जो मंत्री हमारे नरेंद्र मोदी, साथ में अमित शाह, राजनाथ सिंह और JP नड्डा और कई राज्यों के CM भी आ रहे हैं और कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को भी यहाँ पे बुलाया गया है। बुलाया गया है। उसके साथ साथ आप क्या देख रहे हैं कि शहीद पथ में, क्योंकि लगातार सुनने को मिल रहा था कि आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी जाएगी, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां देख रहे हैं आप? मैम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, क्लियर नहीं आ रही है। जी आवाज पहुंच रही है आप तक? मैम आवाज क्लियर नहीं आती है। क्षितिज जी को आवाज नहीं मिल रही है कोई टेक्निकल इशू के कारण। लेकिन जिस तरह का जो नजारा है अशोक जी, ये अब कल पता चलेगा कि किस तरह का नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह है। 37 साल बाद एक बार फिर से सत्ता में वही पार्टी, फिर से सत्ता में वही सरकार। जनता के लिए बहुत ही दिलचस्प है, रोमांचक दृश्य है कि आने वाले 5 साल में क्या और क्या कुछ होगा। और सुष्मिता जी से एक छोटा सा प्रकरण जानना चाहूंगी कि सुष्मिता जी, अभी आपने एक बात कही कि अखिलेश यादव को आमंत्रण भेजा गया, उसके आगे आप कुछ कहना चाह रही थी? उन्होंने ऑफिशियल तौर पे कह दिया है कि मैं नहीं जाऊंगा और उन्होंने बुलावा तो भेजा है लेकिन मैं नहीं जा सकता वहां पे। तो शायद उनके मन में थोड़ी खींचतान है कि क्योंकि पिछली बार शपथ समारोह में पहुंचे हुए थे वो, लेकिन इस बार वो नहीं जा रहे। उन्होंने कह दिया है, साफ तौर पे उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं पहुंच रहे। तो ये समीकरण है अपने अपने, किस तरह का, किसको जाना है किसको नहीं जाना है। इसी के साथ साथ मैं, सुष्मिता जी धन्यवाद आपका, अशोक जी आपका धन्यवाद हमारी परिचर्चा में शामिल होने के लिए। और जैसा कि आप देख रहे थे कि किस तरह का जो है समीकरण बैठेगा 5 साल, और तैयारी जो है 2024 की लगातार चल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर जिस किसी के पक्ष में हवा बहनी शुरू होती है, दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते उसकी नाम की सुनामी में बदल जाती है। और ये सुनामी किस के नाम में बदलेगी, किस तरह से बदलेगी, किस रूप में बदलेगी, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।